हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आर्टिकल 18 का पार्ट 2। आर्टिकल 18 की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो आपने देख लिया था कि चार हमारे पास में क्लॉज है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 2 3 4, चार क्लॉज के अंदर क्या कहा है? सबसे पहले तो ये कहा गया कि स्टेट के ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, स्टेट के ऊपर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करेंगे। दूसरा प्रतिबंध सिटीजन के ऊपर था ये कि आप कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर कोई फॉरेन स्टेट आपको देने वाला है। तीसरा प्रतिबंध ये था अगर आप नॉन सिटीजन है और भारत के अंदर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं स्टेट के साथ में, तो फिर अगर आपको कोई फॉरेन टाइटल लेना है तो फिर आपको प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होगी, कंसेंट चाहिए होगी। और लास्ट क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आप कोई फॉरेन नेशनल है या फिर नॉन सिटीजन है और आपको कोई भी क्या कहते हैं गिफ्ट, एमोल्यूमेंट या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस होल्ड होता है, कोई ऑफिस ऑफर होता है, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आपको भारत के राष्ट्रपति की कंसेंट चाहिए होगी। बेसिक बेसिक हम लोगों ने कर लिया था। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके पीवाईक्यू से भी निकाले गए हैं और फिर अल्टीमेटली न्यू पैटर्न पे आधारित नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वर एबॉलिश्ड बाई आर्टिकल 18? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अनुच्छेद 18 द्वारा समाप्त कर दी गई थी? दीवान बहादुर समाप्त कर दी गई थी, बिल्कुल की गई थी। सवाई भी नहीं लगा सकते, राय साहब भी नहीं लगा सकते, तीनों नहीं लगा सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी, ऑल ऑफ दी अबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। कथन ए और कथन बी, पद्म अवार्ड वर सस्पेंडेड ट्वाइस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में पद्म पुरस्कारों को 2 बार निलंबित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 2 बार किया गया था। कब? एक बार 1977 में ये कहा गया था कि ये जो पद्म अवार्ड है या फिर जो भारत रत्न का अवार्ड है, ये अल्टीमेटली आपको एक प्रीफिक्स लगाने की इजाजत देता है जो कि आर्टिकल 18 के अगेंस्ट है। किसके विरुद्ध है? आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। स्टेटमेंट बी यही बात कह रहा है, द सस्पेंशन वॉज बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट दे वॉयलेट आर्टिकल 18। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। दूसरी बार कब हुआ था? 1992 के अंदर सस्पेंड हुआ था। चलिए, दोनों सही हो तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आसान है। नेक्स्ट देखिए, एक यहां पे फ्रेज आपको दिया गया है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट दिस टेक्स्ट बिलोंग्स टू। ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी गई है वो कौन से क्लॉज में दी गई है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार की कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। यह पाठ किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था गिफ्ट एंड एमोल्यूमेंट्स किस में है? आर्टिकल 18 क्लॉज 4 के अंदर। तो ये रहा हमारा सही आंसर। कौन सा है सही आंसर? डी, आर्टिकल 18 क्लॉज 4। आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेज नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन अपीयर्स इन, सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता न होने वाक्यांश किसमें प्रकट होते हैं? आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज आर्टिकल 14 या फिर प्रियम्बल। किसमें होते हैं बच्चों? ये तो पहले में ही स्टेट को ही हमने मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि आप कोई भी टाइटल नहीं देंगे। पर 2 टाइटल अभी भी अलाउड है, 2 एक्सेप्शन अभी भी अलाउड है कि अगर कोई मिलिट्री डिस्टिंक्शन है या फिर कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन का मतलब अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, एमबीबीएस करते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, बीटेक करते हैं इंजीनियर लगा सकते हैं। मिलिट्री का मतलब क्या हुआ? कर्नल हो गया, अगर आप कर्नल की पोस्ट पे हैं, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर हो गया, एटसेट्रा, जितनी भी पोस्ट है आप इस टाइटल को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 में लाभ के पद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज क्रूशियल फॉर क्लॉज 3 एंड 4 ऑफ आर्टिकल 18। यह संविधान में परिभाषित है और यह अनुच्छेद 18 के खंड 3 और खंड 4 के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, खंड 3 और 4 के अंदर तो महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने नॉन सिटीजन्स को मना कर दिया था कि अगर आप भारत में किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं या फिर किसी ट्रस्ट के ऑफिस को होल्ड करते हैं
तो फिर आप किसी फॉरेन कंट्री से ना तो गिफ्ट ले सकते हैं, एमोल्यूमेंट ले सकते हैं, कोई ऑफिस ले सकते हैं, ना कोई टाइटल ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में जरूरी है, दूसरा वाला तो सही है। पहला वाला गलत है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों कथन सही है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या जो आर है वो इसके लिए, ए के लिए करेक्ट रीजन है कि नहीं। असर्शन कहता है, अभिकथन कहता है, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम्स ऑफ द अवॉर्डी। भारत रत्न और पद्म विभूषण का उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नामों के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। रीजन, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। कारण, अनुच्छेद 18 खंड 1 राज्य को कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबसे पहले तो हमें यह चेक करना होगा क्या दोनों के दोनों सही है कि नहीं। पहला वाला सही है, भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है वो सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला प्रोहिबिट भी करता है स्टेट को कि आप कोई टाइटल नहीं दे सकते। ये सब अवार्ड्स हैं, ये टाइटल नहीं है, याद रखेंगे, ये सब अवार्ड्स हैं, टाइटल नहीं है। तो दोनों सही है और ये रीजन भी इसका सही है, रीजन भी इसका सही है। तो जब दोनों सही और रीजन भी हो आर ए का, तो ए हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, आसान है ये तो, खाली असर्शन रीजन फॉर्मेट में आया है, बाकी आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 18 इन विच केस। समानता के सिद्धांत का मतलब यह नहीं कि योग्यता को मान्यता ना दी जाए। यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 18 के संदर्भ में किस मामले में की थी। इंदिरा साहनी केस, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस या फिर गोलकनाथ केस। यह केस था बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस जो है वो आर्टिकल 18 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस के बाद में एक कमेटी बनाई गई थी, इसलिए 1992 से 1995 तक पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड को सस्पेंड कर दिया गया था कि जब तक कमेटी अपना रिकमेंडेशन नहीं देती तब तक हम वापस चालू करें या ना करें, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे रिकॉग्नाइज ही ना करें, रिकॉग्नाइज करना होगा। हम जब अवार्ड्स देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी जाके कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement regarding the relationship between Article 18 and Article 33 is correct? अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 33 के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए कहता है आर्टिकल 33 हैज नो रिलेशन टू आर्टिकल 18, अनुच्छेद 33 का अनुच्छेद 18 से कोई संबंध नहीं है। बी कहता है पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट आर्टिकल 18 फॉर आर्म फोर्सेज अंडर आर्टिकल 33, संसद अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के लिए अनुच्छेद 18 को प्रतिबंधित कर सकता है। सी कह रहा है आर्टिकल 18 इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 33, अनुच्छेद 18 पूर्ण है और अनुच्छेद 33 द्वारा इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। डी मिलिट्री टाइटल्स आर अलाउड इन आर्टिकल 18 क्लॉज 1 विच अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 33। कौन सा वाला सही है बच्चों, यहां पे डी ही सही है, क्योंकि आर्टिकल 18 मिलिट्री डिस्टिंक्शन को तो अलाउ कर रहा है, तो इसलिए ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। अगेंस्ट होता तो अभी तक हटा दिया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स आपके सामने है, पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 18 रेस्ट्रिक्ट द फॉरेन स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल टू इंडियन सिटीजन। यह विदेशी राज्यों को भारतीय नागरिकों को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। आर्टिकल 18 रेस्ट्रिक्ट द इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग द टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। यह भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। देखिए भाई, हम एक सोवरेन स्टेट हैं, हम एक सोवरेन नेशन है, इसका मतलब बाकी देश भी तो सोवरेन नेशन है, वो चाहे तो हमारे नागरिकों को ऑफर कर सकते हैं।
हम जो है, हमारे नागरिक जो है, हमने उनके ऊपर प्रतिबंध डाला है, हमने उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल नहीं देंगे लेंगे। क्यों? जब हम ही टाइटल नहीं दे रहे तो बाकी लोगों से आप टाइटल क्यों लेंगे? ठीक है, तो पहला वाला तो गलत। फॉरेन स्टेट को कन्फर करने से नहीं रोकता है, बल्कि इंडियन सिटीजन को लेने से रोकता है। याद रहेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, तो ओनली 2 ही यहां पे करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये कह रहा है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अ हेरिडिटरी टाइटल फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड विदाउट रिजाइनिंग, क्वीन कर देता हूं इसे, विदाउट रिजाइनिंग हिज सिटीजनशिप, व्हाट इज द लीगल स्टैंडिंग? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता से इस्तीफा दिए बिना इंग्लैंड की रानी से वंशानुगत उपाधि स्वीकार करता है, कानूनी स्थिति क्या है? His citizenship is automatically terminated. उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी. It is violation of directive but not a punishable offense under parliament make unless parliament makes a law. यह एक निर्देश का उल्लंघन है, लेकिन दंडनीय अपराध नहीं है जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बनाती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 18 को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने आज तक कोई भी कानून नहीं बनाया है। तो आर्टिकल 18 रेस्ट्रिक्ट तो करता है, पर अगर किसी ने जाके टाइटल ले भी लिया तो कुछ हो नहीं सकता। सिटीजनशिप वगैरह टाइटल लेने या देने से नहीं जाती है। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे फिर आर्टिकल 18 का मतलब क्या? मुझे बताने से कोई मतलब नहीं, संसद में जो बैठे हैं उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आज तक आर्टिकल 18 के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है संसद के तरफ से। अच्छा देखो, एक और बात है ना, बड़े बड़े लोगों को ही तो टाइटल कन्फर होता है ना, तो बड़े लोगों के खिलाफ ये लोग कोई लॉ बनाते नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। खैर, which committee was constituted by Prime Minister in 1996 to frame guidelines for the Padma Award following the Supreme Court judgment? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पद्म पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 1996 में प्रधानमंत्री द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? के आर नारायणन समिति, टी एन सेशन समिति, उच्च स्तरीय समीक्षा समिति या फिर जस्टिस वर्मा कमेटी? उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, 1996 की बात हो रही है। 1996 में के आर नारायणन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, सब्सिक्वेंटली ये प्रेसिडेंट भी बने। उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट के आर नारायणन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिनका काम यह था कि ये चेक करें कि क्या ये अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और अगर कोई पद्म अवार्ड या भारत रत्न लेता है तो उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना इस कमेटी का विचाराधीन कार्य था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ नाइटहुड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। नाइटहुड क्या होता है? इंग्लैंड देता है भाई, इंग्लैंड की रानी देती है, या अब तो राजा है, या फिर इसे आप यूके भी कह सकते हैं। हालांकि यूके अलग होता है इंग्लैंड से, मैं आपको बता दूं। यूनाइटेड किंगडम अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, ब्रिटेन अलग है और इंग्लैंड अलग है। ठीक है, ये चारों जो है टर्म है ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, बट आज के टाइम में समझाने के लिए आपके लिए देश जो है वो यूके है, बाकी इंग्लैंड की जो रानी हुआ करती थी या फिर राजा आज के टाइम में जो है वो इस उपाधि को देते हैं। खैर, 4 ऑप्शन आपके सामने। इट इज अ टाइटल, ये तो करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड इट, an Indian citizen can accept it today with the president's consent. It falls under the prohibition of Article 18 Clause 2. चलिए, ये एक टाइटल है। नाइटहुड क्या है? एक टाइटल है। नाइटहुड में नाम के आगे नाइटहुड नहीं लगाते हैं, बल्कि अगर आप मेल हैं तो सर लगाते हैं, और अगर फीमेल हैं तो मैडम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैडम लगाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड इट, बिल्कुल सही बात है, रिनाउंस कर दिया गया था। यह एक टाइटल है, हाँ जी बिल्कुल एक टाइटल है। एक इंडियन सिटीजन जो है, एक भारतीय नागरिक, आज राष्ट्रपति की सहमति से इसे स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, ये मिल गया। अगला देखिए, इट फॉल्स अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 2। यह अनुच्छेद 18 खंड 2 के निषेध के अंतर्गत आता है, बिल्कुल निषेध के अंतर्गत आता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन द प्रियम्बल इज सिक्योर्ड बाय विच सेट ऑफ आर्टिकल्स। प्रस्ताव में प्रतिष्ठा और अवसर की समता किन अनुच्छेदों द्वारा सुरक्षित की गई है? राइट टू इक्वालिटी किसके अंडर आता है? कल भी मैंने आपको बताया था, राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से 18। राइट टू
इक्वेलिटी, हिंदी में बोले तो समता का अधिकार, समता का अधिकार। ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 14 से 18। इंग्लिश में आर्टिकल बोल लीजिए, हिंदी में अनुच्छेद बोल लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 ए में ही दिया हुआ है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। आसान है ये तो, कोई दिक्कत नहीं, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वांट्स टू एक्सेप्ट अ गिफ्ट एमोल्यूमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, whose consent is required? यदि राजस्थान सरकार में विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति फ्रांस सरकार से कोई उपहार या उपलब्धि स्वीकार करना चाहता है तो किसकी आवश्यकता है? यहां पे देखिए, कोई उपहार लेना, याद करिए 18 खंड 4 18 क्लॉज 4 किसकी कंसेंट लेनी होती थी? राष्ट्रपति की कंसेंट लेनी होती थी। ना गवर्नर साहब की कंसेंट काम आएगी, ना सीएम साहब की, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, सीधे राष्ट्रपति से ही कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आर्टिकल 18 डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 19(9)(a) वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। रीजन ये है, रिसीविंग अ टाइटल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन। कारण, उपाधि प्राप्त करना अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एकदम सही, समझा देता हूं आपको एक बार। देखिए, पहला कथन सही है, आर्टिकल 18 जो है ना, ये वॉयलेट नहीं करता है, ये उल्लंघन नहीं करता है आर्टिकल 19(1)(a) का। फ्रीडम ऑफ स्पीच पता होगा ना, उसका उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि उसके साथ देता है, क्योंकि आपको समानता का अधिकार चाहिए ना। समान रहेंगे, बराबर रहेंगे, तभी तो किसी के खिलाफ या किसी के लिए बोल पाएंगे। कुछ गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ बोल पाएंगे, है ना। तो दोनों सही है। रिसीविंग अ टाइटल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये रिसीव करना फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, हमने टाइटल अबॉलिश कर दिया, रिसीव करना कैसे फंडामेंटल राइट होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ऑन आर्टिकल 18 ड्राफ्ट आर्टिकल 12। अनुच्छेद 18 प्रारूप अनुच्छेद 12 पर संविधान सभा की बहस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। दो यहां पे आपको दिए गए हैं ऑप्शन, स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, केटी शाह सजेस्टेड दैट द कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल शुड बी ट्रीटेड एज अ सेडिशियस ऑफेंस। केटी शाह ने सुझाव दिया था कि उपाधियां प्रदान करने को राजद्रोह अपराध माना जाना चाहिए। क्या यह बात सही है? हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर रहे हैं केटी शाह जी। केटी शाह जी ने जब ड्राफ्ट आर्टिकल 12 के ऊपर, जो कि प्रेजेंट डे आर्टिकल 18 है, इसके ऊपर जब डिबेट चल रही थी तो यह कहा था कि खाली मना करने से कुछ नहीं होगा, अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है किसी विदेशी टाइटल को, उसे सेडिशन माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। यह लिखिए यहां पे। ये बात हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्टेड द सजेशन। ना जी ना, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जगह अंबेडकर साहब ने रिजेक्ट कर दिया था इस सजेशन को, टू इंक्लूड अ पेनल्टी क्लॉज इन आर्टिकल इटसेल्फ। इन्होंने मना कर दिया था अंबेडकर साहब ने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही पेनल्टी क्लॉज डाल दें। क्यों मना किया था उसका कारण भी सुन लीजिए, आपको बहुत सही कारण लगेगा। मना इसलिए किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ आपको एक ढांचा प्रदान करता है, किसी को पनिश करना हो या किसी को रिवॉर्ड देना हो, अलग से उसके लिए एक्ट बनाए जा सकते हैं। जब एक्ट बनाने की सुविधा आपको दे दी गई है तो आर्टिकल के अंदर ही पनिशमेंट क्लॉज नहीं डाला जाएगा। आप देखेंगे 1 से लेकर 395 1 to 395 कोई भी आर्टिकल है, वो पनिशमेंट अपने आप में कोई आर्टिकल नहीं सजेस्ट करता है। इसलिए आर्टिकल 18 के लिए एक्सेप्शन बनाने से मना कर दिया था, तो एक्सेप्टेड नहीं बल्कि रिजेक्टेड होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, हमारा आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, खास करके आरएस मेंस का एग्जाम देते हैं ना, तो ये चीजें आपके ज्यादा काम आती है। एमसीक्यू फॉर्मेट में आए तब तो आप मार्क कर देंगे, उस टाइम याद रहे आपको आरएस मेन का टाइटल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्ररी टाइटल अंडर
आर्टिकल 18 प्रशासनिक कानून का कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 18 के तहत मनमानी उपाधियों के निषेध से सबसे अधिक निकटता से जुड़ता है? रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, प्रसाद का सिद्धांत या फिर प्रत्यायोजित विधान? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वापस से याद दिला दूं, आर्टिकल 14 डिस्कस करते टाइम हम लोगों ने किया था डिस्कस। डाइसी बहुत बड़े एक इंग्लिश जूरिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के इंग्लिश जूरिस्ट रहे हैं। इन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। क्या दिया था? रूल ऑफ लॉ दिया था। किसी आदमी का शासन ना हो बल्कि कानून का शासन हो। कानून का शासन का मतलब यह है कि कानून के नीचे ही सब लोग रहेंगे, सबसे ऊपर जो रहेगा वो कानून रहेगा। इनफैक्ट जो लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, एक बार कानून बना दिया तो वो लोग भी उस कानून के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ के कारण ही सबको समान बना दिया गया और एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है इससे ही अलाइन होता है, रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एनालाइज द फॉलोइंग सिनेरियो। यहां पे आपको एक परिदृश्य दिया गया है। अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट इज ऑफर्ड द लीजन ऑफ ऑनर बाय फ्रांस। ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। इट इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 18। इज दिस अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 18? निम्नलिखित परिदृश्य का विश्लेषण करें। एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस द्वारा लीजन ऑफ ऑनर की पेशकश की जाती है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना इसे स्वीकार करता है। क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है? बताइए भाई, क्या ये उल्लंघन है? जब मैंने कह दिया कि कोई भी भारत का नागरिक है वो बाहर से कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो फिर इसको उल्लंघन माना जाएगा ना? तो हां, प्रेसिडेंट से बिना पूछे आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं। इजी, बल्कि एकदम साफ, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, द कन्फरिंग ऑफ टाइटल बाय द स्टेट ऑफेंड्स अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इन विच जजमेंट डिड जस्टिस कुलदीप सिंह गिव अ डिसेंटिंग ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? राज्य द्वारा उपाधियां प्रदान करना समानता के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। किस फैसले में जस्टिस कुलदीप सिंह ने इस संबंध में असहमतिपूर्ण राय दी थी? बालाजी राघवन वर्सेस बनाम भारत संघ, इसी केस में दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट केस ही बच्चों यही है, आर्टिकल 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the statements regarding the interplay of article 18 and article 51A fundamental duties। अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर संबंध के बारे में बयानों पर विचार करें। एक्सेप्टिंग अ टाइटल दैट क्रिएट सोशल डिवीजन वायलेट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 51A ए में क्या दिया गया है? हार्मोनी प्रमोट करना, मतलब सद्भाव को बढ़ावा देना। सामाजिक विभाजन पैदा करने वाली उपाधि स्वीकार करना अनुच्छेद 51A की भावना का उल्लंघन करता है। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस आर्टिकल 51A सपोर्ट्स द रैशनल फॉर नेशनल अवार्ड्स डिस्पाइट आर्टिकल 18। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना अनुच्छेद 51A अनुच्छेद 18 के बावजूद राष्ट्रीय पुरस्कारों के तर्क का समर्थन करता है। दोनों ही बात सही है। टाइटल नहीं देना है पर पुरस्कार दे सकते हैं। टाइटल क्यों नहीं देना है? क्योंकि हार्मोनी प्रमोट करनी है हमें। पुरस्कार क्यों देना है? क्योंकि हमें एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना है, हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। ठीक है, चलिए दोनों सही हो तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, सिंपल फैक्ट्स हैं। व्हाट इंप्लाइज दैट आर्टिकल 18 इज म्योरली डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ पेनल कॉन्सिक्वेंस? क्या संकेत करता है कि अनुच्छेद 18 दंडात्मक परिणामों के संदर्भ में केवल निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। इट इज अंडर पार्ट 4 द एब्सेंस ऑफ फ्रेज शैल बी पनिशेबल which is found in article 17 and 23। it is negative obligation, the president has discretion। देखिए भाई, मैंने आपको क्या कहा था?
पनिशेबल बनाने के लिए तो अलग से लॉ बनाना पड़ेगा, और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 में हमने क्या कहा था, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है किसी भी फॉर्म के अंदर तो वो पनिशेबल है। इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर यह दबाव था कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा लॉ बनाया जाए। तो 1955 में लॉ बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जो कि 1976 में नाम चेंज कर दिया गया था और सिविल राइट्स एक्ट उसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, पर आर्टिकल 18 में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इंस्टीट्यूट्स अ राजस्थान रत्न अवार्ड, यदि राजस्थान सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार की स्थापना करता है तो तीन चीजें, इट इज वैलिड प्रोवाइडेड इट इज नॉट यूज्ड एज टाइटल, यह वैध है बशर्ते इसका उपयोग उपाधि के रूप ना किया जाए। इट वायलेट्स आर्टिकल 18 इफ इट कैरीज अ मॉनिटरी ग्रांट, इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल असेंट बिफोर इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सी बातें सही है? सबसे पहले वैलिड है क्या? हाँ जी, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा, यह एक वैध तरीका है। राजस्थान रत्न राजस्थान सरकार चाहे तो दे सकता है। यह वायलेट करता है आर्टिकल 18 को अगर इसमें मॉनिटरी ग्रांट हो, अगर मौद्रिक अनुदान हो, तो यह उल्लंघन करता है आर्टिकल 18 का। ऐसा कुछ नहीं है, यह गलत स्टेटमेंट है। चाहे तो कोई भी अवार्ड के साथ में आप प्राइज मनी भी रख सकते हैं। प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए क्या? प्रेसिडेंट की एसेंट फॉरेन नॉन सिटीजन को चाहिए होती है अगर वो फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल, एमोल्यूमेंट, गिफ्ट या फिर ऑफिस एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं चाहिए, तो ओनली ए हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। ए इज दी करेक्ट आंसर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Which of the following is correct regarding a person holding an office of trust but not an office of profit under the state regarding Article 18 Clause 3? अनुच्छेद 18(3) के संबंध में राज्य के अधीन विश्वास का पद धारण करने वाले लेकिन लाभ का पद नहीं धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? Clause 3 does not apply to them. Clause 3 applies to them. They are exempt from seeking president's consent. ऑफिस ऑफ ट्रस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 18। कौन सी वाली बात सही है? कौन सी वाली बात सही है बच्चों? और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक बार दिमाग चलाइए, आपको पता चलेगा। दिमाग ये, हमने एक्सेप्शन जो है ना 18 क्लॉज 1 के अलावा कहीं दिया ही नहीं। 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? 18 खंड 1 क्या कहता है कि स्टेट जो है कोई भी टाइटल नहीं देगी। स्टेट को पूरी तरीके से मना कर दिया, एक्सेप्ट टू एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शन। बस एक ही जगह एक्सेप्शन है, बाकी कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी तीनों एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि क्लॉज 3 अप्लाइज टू देम इक्वली, सबके ऊपर बराबर रूप से अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए। In the context of Article 18, the distinction between a title and an award rests primarily on। अनुच्छेद 18 के संदर्भ में उपाधि और पुरस्कार के बीच का अंतर मुख्य रूप से किस पर आधारित है? मॉनेटरी वैल्यू पे आधारित है क्या? नहीं। हेरिडिटरी नेचर पे आधारित है क्या? नहीं। अथॉरिटी कन्फरिंग इट, उस पे आधारित है क्या? नहीं। वेदर इट इज गिवन टू सिविलियन और मिलिट्री, सॉरी, हेरिडिटरी नेचर एंड फ्यूडल, ये सेकंड वाला हटा देते हैं, तीसरा वाला नहीं है, सिविलियन या मिलिट्री पे आधारित नहीं है। द हेरिडिटरी नेचर एंड फ्यूडल ओरिजिन वर्सेस रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट। यहां हम लोग टाइटल की बात करते हैं, रिकॉग्निशन में हम लोग अवार्ड की बात करते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 18, हाँ, which provision of the constitution empowers the parliament to prescribe punishment for acts prohibited by article 18 even though article 18 itself lays down no penalty। संविधान का कौन सा प्रावधान संसद को अनुच्छेद 18 द्वारा निषिद्ध कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार देता है, भले ही अनुच्छेद 18 स्वयं कोई दंड निर्धारित नहीं करता हो? आर्टिकल 35A(2)। आर्टिकल 35 कहता क्या है? बेसिक मोटा मोटा जानिए कि आर्टिकल 35 ये कहता है कि जितने भी हमने यहां पे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं,
इन फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसका क्रियान्वयन करवाने के लिए हमें अलग से स्टैट्यूट्स, लॉ या फिर कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो कानून है उसे बनाने का अधिकार किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, तो आर्टिकल 35 सिर्फ कानून बनवाता है। पीछे जितनी बातें मैंने कही है इसको लेके लॉ बना दो, तुम्हें छूट है पूरी। ठीक है, यही बात आर्टिकल 35 कहता है। और इसी के साथ में खत्म होता है हमारा आर्टिकल 18। अगली क्लास में होगा आर्टिकल 19, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब नया सब टॉपिक चालू हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम अलग अलग तरीके की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन भी है, सब तरीके की फ्रीडम है। एक फ्रीडम जो पहले थी वो अब नहीं है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, पर वो राइट नहीं है ऐसा भी नहीं है, वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, अब वो एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में गहराई में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाइए, कोई भी मन में दुविधा तो कमेंट करके हमें बताइए, और उसके अलावा अगर आपकी जान पहचान में कोई तैयारी कर रहा है तो उसे भी बताइए कि अच्छी एक सीरीज चल रही है जिसके ऊपर अगर ध्यान दें तो मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।